प्यारे बच्चों, आप लोगों का ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि कल के टॉपिक में मैंने आप लोगों को जात व्यवस्था के दोष के बारे में बताया था, आज जो टॉपिक है वो जात व्यवस्था में किन कारणों से परिवर्तन है उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। क्योंकि आप देखे होंगे कि जात व्यवस्था में धीरे धीरे अपने स्वरूप और संरचना में बदलाव दिखलाई दे रहा है। इसको तो आज का टॉपिक है जात व्यवस्था में परिवर्तन के कारण। परिवर्तन के कारण जैसा कि आप लोगों को बताया था कि जात व्यवस्था क्योंकि पुरातन व्यवस्था नहीं है, वैदिक काल में जात व्यवस्था नहीं थी, वहां पे गुण और योग्यता आधारित या कर्म आधारित व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी वैदिक काल में। मगर धीरे धीरे आगे बढ़ा उत्तर वैदिक काल में जात व्यवस्था का उद्भव होने लगा है और धीरे 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 ये अपने चरम रूप में भी आया है। मगर अब इसमें धीरे धीरे बदलाव होने लगे हैं। तो बदलाव के कौन कौन से कारण हैं इसका आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो अगर देखा जाए तो बदलाव के कारण में कि जब बहुत सारे सुधार आंदोलन आते हैं या उपनिवेशिक शासन काल आता है तो इसमें बदलाव होना शुरू हो जाते हैं। तो पहला टॉपिक लेते हैं उपनिवेशवादी शासन। उपनिवेशवादी शासन। क्योंकि जब भारत गुलाम होता है और अंग्रेज यहाँ आकर शासन करने लगते हैं, अपनी सत्ता चलाने लगते हैं, अपनी हुकूमत चलाने लगते हैं, तो वो यहाँ की जो भी चीजें हैं, चाहे कोई भी चीज है, उसका अध्ययन करते हैं। तो औपनिवेशिक शासन के दौरान सन 1931 में जाति आधार पर जनगणना होती है। तो उस जनगणना के दौरान बहुत सारी जातियों का कितनी जातियां हैं, उनकी क्या हायरार्की है, क्या उसमें उच्चता निम्नता क्या है, उसका अध्ययन किया गया और उसको कम करने का प्रयास किया गया। उसी दौरान सन 1935 में अनुसूचित एक अधिनियम लाया गया अनुसूचित जात से संबंधित। तो उस अनुसूचित बहुत सी जो अस्पृश्य जातियां थी, चाहे दलित जातियां थी, उनको अनुसूचित के रूप में सूचीबद्ध किया गया। जो अस्पृश्य जातियां थी, दलित जातियां थी, उनको अनुसूचित के रूप में सूचीबद्ध किया गया और ये सूचीबद्ध इन लोगों को बहुत सारे सुविधाएं भी दी गई। जिनके पास जमीन नहीं था उनको जमीन दिया गया, जिनके पास अन्य साधन नहीं थे उनको बहुत सारे साधन दिए गए और धीरे धीरे आरक्षण की भी कुछ सुविधाएं दी गई। तो औपनिवेशिक काल से ही जाति व्यवस्था में परिवर्तन होने का एक महत्वपूर्ण कारण दिखलाई देता है।
फिर अगर हम दूसरा टॉपिक लेते हैं, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। जब अपना देश स्वतंत्र होता है तो स्वतंत्रता मिलने के बाद अपना देश लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाता है। तो लोकतांत्रिक प्रणाली का जो मूलभूत आधार है समानता, न्यायप्रियता और स्वतंत्रता। जब समानता की बात आती है तो फिर उच्चता और निम्नता की बात समाप्त होनी ही चाहिए कि कोई न बड़ा है न कोई छोटा है। तो जब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना होती है तो बहुत सारे आरक्षण के नियम आते हैं और जो जातियां निचले स्तर पे हैं, चाहे जो बहुत सारी सुविधाओं से बची हुई हैं, तो उनको आरक्षण के द्वारा उनको समानता लाने का प्रयास किया गया और समानता कुछ हद तक आई है। तो ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था भी जातीय नियमों को तोड़ने में प्रयास की और बहुत सारे नियम इसके टूटे भी। अगर हम अगले टॉपिक का अध्ययन करें तो तीसरा टॉपिक होगा औद्योगिकरण। औद्योगिकरण और नगरीयकरण में वृद्धि। जैसे जैसे आप देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग गांव के पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं, तो जनसंख्या बढ़ती गई। लोगों के पास जो जमीन या भूखंड थे वो बहुत धीरे धीरे छोटे होते गए, उससे अपनी आजीविका नहीं चल पा रही थी। और स्वतंत्रता के दौरान जब दूसरी पंचवर्षीय योजना आती है तो बड़े बड़े उद्योग धंधे का डेवलपमेंट किया जाता है। तो जिन लोगों का आजीविका नहीं चल पा रहा था तो औद्योगिकरण से वृद्धि होने के चलते लोग उद्योगों में काम करने के लिए गए, नगरों की तरफ गए। तो जब लोग औद्योगिकरण की वजह से शहरों में काम करने गए या नगर में गए तो सभी जात बिरादरी के लोग एक ही साथ एक ही कॉलोनी में रहते थे। तो धीरे धीरे जो छुआछूत की भावना थी, उच्चता निम्नता की भावना थी, कम होने लगी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है कि औद्योगिकरण की वजह से, नगरीकरण की वजह से जातीय जो आधार थे या जाति बंधन थे धीरे धीरे ढीले पड़ने लगे, वो कमजोर पड़ने लगे। और समानता, क्योंकि सभी लोग एक साथ रहते थे, सभी लोग एक ही जगह पे काम करते थे, सभी एक ही प्रकार के काम कर रहे थे, तो उच्चता निम्नता के भाव धीरे धीरे कम होने लगे। तो ये भी एक कारण है कि जात व्यवस्था में परिवर्तन का कारण औद्योगिकरण और नगरीकरण भी है। और अगला टॉपिक लेते हैं शिक्षा का प्रसार। शिक्षा का प्रसार। शिक्षा का प्रसार का मतलब यह सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है जात व्यवस्था के परिवर्तन का कारण, उसमें शिक्षा महत्वपूर्ण है। जो किसी भी चीज को अगर बदलना है तो शिक्षा आनी चाहिए, या सभी को शिक्षा प्राप्त हो जाए तो अपने अधिकार लोगों को मालूम हो जाते हैं, कर्तव्य मालूम हो जाते हैं, जो अंधविश्वास है उसको मानना लोग छोड़ देते हैं। तो शिक्षा के द्वारा
जात व्यवस्था के बंधन ढीले पड़ने लगे, या ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है जात व्यवस्था में परिवर्तन के। क्योंकि शिक्षा के द्वारा लोग जो उच्चता निम्नता का भाव था वो टूटा। शिक्षा के द्वारा लोग अपनी स्थिति एकाएक बदल लिए। शिक्षा के द्वारा ही लोग अपने को समानता, न्याय और स्वतंत्रता के बारे में जान पाए। शिक्षा के द्वारा अपने अधिकारों को लोग जान पाए। तो फिर जब व्यक्ति अपने अधिकारों को जान लिया तो फिर दूसरा कहां तक खनन कर सकता है, इसके बारे में उसको मालूम चल गया। तो ये भी एक या बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है जात व्यवस्था में परिवर्तन लाने का। तो शिक्षा के द्वारा जात व्यवस्था धीरे धीरे कमजोर होने लगी। अगला टॉपिक देखते हैं। नए सामाजिक नियम। जो जात व्यवस्था में अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, अनुलोम विवाह, ये नियम जो बने थे वो धीरे धीरे टूट गए। क्योंकि बहुत सारे सामाजिक नियम आए, जो विशेष विवाह अधिनियम आया 1954 में, विवाह अधिनियम आया 1955 में। तो इनके द्वारा इस नियमों को तोड़ दिया गया। तो जब नियम ही नहीं, जहां पे कठोरता लागू करने का प्रयास किया गया था कि कौन जात किसके साथ विवाह कर सके, उसको तोड़ा गया। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है जो सामाजिक जात व्यवस्था में परिवर्तन का कारण बनती है। चाहे अंतर्विवाह का नियम हो, बहिर्विवाह का नियम हो, अनुलोम विवाह हो, ये सारे विवाह, जाति विवाह हो, तो ये सारे नियमों को तोड़ा गया। बहुत सारे नियम है। विशेष विवाह अधिनियम है, 1955 का अधिनियम है, 1956 का अधिनियम है। तो बहुत सारे नियमों ने या नए संवैधानिक नियमों ने जात व्यवस्था के बंधन को ढीले किए या कमजोर किए। तो भी एक महत्वपूर्ण कारण है कि जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने में सामाजिक विधानों का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है। फिर अगला टॉपिक लेते हैं। संयुक्त परिवार तथा जात पंचायतों का विघटन। चूंकि जात व्यवस्था के गठबंधन को जोड़ने में संयुक्त परिवार और जात पंचायतों का महत्वपूर्ण रोल है। क्योंकि जो शिक्षा दीक्षा होती थी वो संयुक्त परिवार में घर से ही शिक्षा दीक्षा प्रारंभ होती थी। घर के बड़े बुजुर्ग उसके नियम प्रावधान बनाते थे, उसी के अनुसार उनको बताते थे। बाकी जब धीरे धीरे परंपराओं के जो संयुक्त परिवार में और क्या परंपरा है, क्या प्रथा है, क्या रूढ़ियां हैं, इसके बारे में छोटे बच्चों को शुरू से बतलाया जाता था और उसका वो अध्ययन करता था। ताकि जैसे जैसे संयुक्त परिवार टूटता तो फिर जो परिवार का रोल है वो बाहर या स्कूल ले लेता है। तो स्कूल में जो लड़के पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि परिवार में उनको संयुक्त परिवार में जो बाबा दादा पढ़ाते थे उनको चीजें बतलाते थे तो उनको अपनाते थे। बाकी इन सारी चीजों को जब नए संवैधानिक नियमों ने ले लिए या स्कूल ने ले लिया या दाई घर ले लिए, तो ये नियम धीरे धीरे अपने आप टूटते गए। तो फिर जात पंचायत, क्योंकि जात पंचायतों का काम, जब जात पंचायत जब भी बना तो उसका महत्वपूर्ण ये काम था कि अपने जात को
सर्वश्रेष्ठ माना जाए, अपने जात को संगठित किया जाए, अपने जात के हित में ही कार्य किया जाए। बाकी जात पंचायत से जब से टूटने लगी तो जात व्यवस्था का बंधन ढीला होने लगा या कमजोर पड़ने लगे। तो जात व्यवस्था के परिवर्तन में संयुक्त परिवार का टूटना और जात पंचायतों का विघटन होना भी एक महत्वपूर्ण कारण बनता है। और अगले टॉपिक का हम अध्ययन करें तो महिला जागरूकता। जब समय पुराना था तो पीछे देखेंगे तो महिलाओं को एक चार दीवारी के अंदर रहना पड़ता था और जो लोग पुरुष कहते थे वो सुनती थी। मगर जब से महिलाएं शिक्षित हो गई, अपने अधिकारों को जाने, अपने कर्तव्यों को जाने, तो वो उस बंधन को तोड़ी, अपना हानि लाभ जोड़ी। जो सामाजिक व्यवस्था है वो सामाजिकता के आधार को छोड़कर आर्थिक आधार पर लोगों का डिफिनेशन होने लगा, परिभाषित होने लगा। तो महिलाएं जागरूक हुई और बंधनों को तोड़ने लगी, जाति बंधनों को तोड़ने लगी। ये भी एक महत्वपूर्ण कारण होता है जाति के परिवर्तन के लाने में। फिर अगला टॉपिक का अध्ययन करते हैं सुधार आंदोलन। सुधार आंदोलन, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, आदि प्रार्थना समाज, बहुत सारे सुधार आंदोलन आए। राजा राम मोहन राय से आंदोलन एक तरह से शुरू माना जाता है, जन जागरण काल वहीं से शुरू माना जाता है। तो समाज में जो बुराइयां थी उसको बहुत सारे सुधारवादी लोगों ने उसको दूर करने का प्रयास किया। तो जात के अंतर्गत बहुत सारी जो बुराइयां थी तो सामाजिक सुधार आंदोलन की वजह से उसमें परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया। तो ये भी एक जात व्यवस्था में परिवर्तन का महत्वपूर्ण कारण बनता है। फिर अगला टॉपिक देखते हैं 9वां, जजमानी व्यवस्था का टूटना। जजमानी, जैसा कि मैंने आपने बतलाया था कि हर गांव में एक जजमानी व्यवस्था होती है। इसका विलियम वाइजर ने अध्ययन किया था कि गांव की कुछ जातियां हैं जो दूसरी जातियों को अपनी सेवा देते हैं, उस सेवा के बदले कुछ उससे या अनाज के रूप में या कुछ अन्य चीजों के रूप में उसका प्रतिफल पाते हैं। जैसे आप लोग गांव में देखते होंगे कि नाई होते हैं, धोबी होते हैं, चाहे कहार होते हैं, तो उनका काम बटा हुआ है, वो अपना काम जजमान क्या करते हैं और उसके बदले वो उसका पुरस्कार प्राप्त करते हैं। बाकी अब इस सामाजिक परिवेश में जजमानी व्यवस्था टूटने लगी है। तो जजमानी व्यवस्था के टूटने की वजह से जात व्यवस्था में परिवर्तन होने लगे हैं। तो ये भी एक कारण बनता है। फिर अगला टॉपिक है संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण, एम.एन. श्रीनिवास ने, एक समाजशास्त्री है, इंडियन समाजशास्त्री है, एम.एन. श्रीनिवास ने पूर्व के स्थान का अध्ययन करके यह बताया कि अब जाति व्यवस्था में जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है वो बड़ी जातियां की नहीं, वो प्रभु जातियां। जैसे किसी गांव में मान लीजिए कि प्रभु जाति कैसे डिफाइन किया जाए। जैसे कोई भी गांव है, अगर मान लीजिए कि वहां यादव लोग ज्यादा हैं, संख्या बल ज्यादा है, राजनीतिक पहुंच ज्यादा है, आर्थिक आधार ज्यादा है, तो उसको प्रभु जात कहा जाएगा। क्योंकि
इस यूपी में सबसे प्रबल जात के रूप में यादव बिरादरी देखने को मिलती है। उन्होंने अपनी संख्या बढ़ाई, उन्होंने अपनी संख्या बढ़ाई, और आज डोमिनेंट कास्ट के रूप में आ रहा है। तो अब जाति व्यवस्था में इन लोगों का प्रभु जाति जो है उसका ज्यादा ही प्रभाव देखने को मिलता है। उन्होंने भी जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने का योगदान किया और बड़ी जातियों का विघटन होने लगा। तो प्रभु जाति इस समय समझ चुकी। प्रभु जाति का मतलब ये होता है कि वो बड़ी जातियों की तरह, अब बड़ी जातियों की तरह अपना रहन सहन और पहचान बनाने लगते हैं। तो इसके वजह से भी जाति व्यवस्था में परिवर्तन का कारण बनता है। आज का टॉपिक यहीं पे। धन्यवाद।